हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीत सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस कोड 803 के अंदर में चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में आपको टॉपिक क्या-क्या डिस्कस करना है। तो इस कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के अंदर में जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होगा, जहाँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। फर्दर हम जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे मेमोरी के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे और एट लास्ट जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेसेस की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जो बिजली से चलता है, जिसके अंदर में इलेक्ट्रिकल सर्किट लगे होते हैं, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसके अंदर में प्रोग्रामिंग किया हुआ है, प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट द डेटा थ्रू द इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस। और उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस की मदद से वो प्रोसेस करेगा और एट लास्ट इट विल जनरेट द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द आउटपुट डिवाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका सिस्टम यूनिट है जो प्रोसेसिंग कर रहा है। ये इनपुट डिवाइस है जहां से आपने इनपुट प्रोवाइड किया, और ये आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम आउटपुट ले रहे होते हैं यहाँ पे। अगर कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम अकेला नहीं होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। इन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंबाइन कर दिया जाए, तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम्स कहते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर के रूप में आपको सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस एंड माउस दिखाई दे रहा है। वहीं सॉफ्टवेयर के रूप में वो प्रोग्राम होता है जिसके कारण कंप्यूटर आपका काम कर रहा होता है। तो इसके इन सबको कंबाइन करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। आइए जानते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है क्या, डेटा इन्फॉर्मेशंस क्या है। जैसा कि हमने बताया कि कंप्यूटर क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जो डेटा एंड इन्फॉर्मेशंस के ऊपर काम कर रहा है, जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है इन्फॉर्मेशंस के रूप में। हार्डवेयर होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया था जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में, ऑल फिजिकल पार्ट्स जो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो मॉनिटर हो, सीपीयू हो, स्टोरेज हो, पेन ड्राइव हो, सीडी, डीवीडी, कुछ भी देख लो, उन सबको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर के बाद बात आती है हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स होता है, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि आखिर उसे करना क्या है, हाउ द कंप्यूटर इज गोइंग टू वर्क। कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कंप्यूटर कैसे समझेगा चीजों को। तो डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर समझने के लिए आपको एक सीडी के ऊपर चलना होगा, जहां पे सॉन्ग जो है, गेम जो है, वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, बट सीडी इन एक्चुअल क्या है? दैट इज द हार्डवेयर। हार्डवेयर जिसको कि आप टच कर सकते हैं। डेटा क्या होता है? आइए डेटा के बारे में जानना है। डेटा क्या है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। मीन्स एनीथिंग व्हिच हैव द कैपेबिलिटी टू इंट्रोड्यूस, टू गिव सम इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द डेटा। जैसे किसी बच्चे का नाम है, वो डेटा है। किसी बच्चे के मार्क्स हैं, वो डेटा है। ईयर है, वो डेटा है। ये अपने आप में एक डेटा है। लेकिन जब इसको हम प्रोसेस करेंगे प्रॉपर तरीके से, जब इसका मीनिंगफुल प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा इंफॉर्मेशन। और उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रोसेस डेटा दैट इज द मीनिंगफुल, दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। जैसे एक सेंटेंस बना दिया गया कि अमृत हु पास इन 2023 सिक्योर्ड 99.5% स्कोर। तो ये क्या है? हमारा एक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें, तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर में टोटल 4 यूनिट्स होते हैं। 4 यूनिट्स में कंप्यूटर डिवाइड होता है, जिसमें एक यूनिट होता है आपका इनपुट यूनिट, दूसरा यूनिट होता है आपका आउटपुट यूनिट, तीसरा हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा यूनिट जो है वो मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स के फॉर्म में होता है, जिसको कि हम मेमोरी यूनिट के रूप में ही जानते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में इनपुट सिस्टम होगा, प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, स्टोरेज सिस्टम होगा और आउटपुट सिस्टम होगा। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस एक्चुअली रिस्पांसिबल टू गेट द डेटा फ्रॉम द अस। हमसे वो यूजर डेटा, एज ए यूजर जैसे हम और आप यूज कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो हमसे और आपसे क्या करता है? इनपुट लेता है। हम और आप उसको इनपुट देते हैं, और वो इनपुट कहाँ जाएगा? सीपीयू के पास, कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर की मेमोरी के पास। तो वो क्या करेगा? इनपुट यूनिट जो है वो आपसे लेगा भी और उसे ट्रांसलेट भी करेगा, takes the input and converted it into the binary form so that it understood by the computer। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि why it is required to convert in a binary only, because computer is a machine।
and it can understand only 0 and 1, and that 0 1 is known as the binary digit. So that's why it is required to take the data in the form of the binary only. The input unit is considered of the different input devices, that is the take the input in a different forms. अब देखिए आप जैसे कि हम यहाँ input devices में आप देख सकते हो, there are different types of the input devices: mouse, barcode reader, joystick, touch panel, touchpad, MICR, trackball, scanner, OCR, ये सारे input device हैं। तो इतने सारे input device क्यों? बिकॉज़ वी आर गोइंग टू इनपुट द डेटा इन अ डिफरेंट फॉर्म। कभी हम इमेज के फॉर्म में इनपुट करना चाहते हैं, कभी हम वॉइस के फॉर्म में इनपुट करना चाहते हैं, कभी हम वीडियो कैप्चर करके इनपुट करना चाहते हैं, कभी हम कोड को रीड करके इनपुट करना चाहते हैं। तो डिफरेंट मेथोलॉजी ऑफ इनपुट है और इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस आपका होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक टाइपराइटर जैसा डिवाइस है जिसके अंदर में बहुत सारे कीज होते हैं। उन कीज के ऊपर लेटर्स, सिंबल्स, डिजिट्स प्रिंटेड होते हैं। आप उसके ऊपर टाइप करते हो, उसको प्रेस करते हो और इस तरह से इंफॉर्मेशन आप इनपुट कर देते हो। डिसेबल पर्सन के लिए एक स्पेशल कीबोर्ड आता है, उसे हम ब्रेल कीबोर्ड आते हैं कहते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होता है, जिसके थ्रू वो डेटा को एंटर कर सकते हैं। सेकंड इनपुट डिवाइस अगर हम बात करें तो दैट इज द मोस्ट कॉमन, दैट इज द माउस, and it is known as the pointing device. It is the pointing input device which is used to point and drag and drop. Mouse controls the movement of pointer on the screen. इसके बाद आपका आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? इट इज ऑल्सो द इनपुट डिवाइस विच इनपुट द साउंड टू द कंप्यूटर। इट कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू डिजिटाइज साउंड, दैट इज द डिजिटल ऑडियो। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर देता है। कौन? आपका माइक। इसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब इसे डाटा कहां से मिलेगा? कंप्यूटर सिस्टम से। एक्चुअली इसे डेटा नहीं मिलता, इसे इंफॉर्मेशन मिलता है, इसे रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर सिस्टम से। और उस डेटा को क्या करेगा? या तो डिस्प्ले करेगा या फिजिकल प्रिंट आउट निकाल के दे देगा, जिसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगर आप आउटपुट डिवाइस को देखें तो आपके पास सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है और स्पीकर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हेडफ़ोन भी सबसे कॉमन ही है, प्रोजेक्टर कई जगहों पे देखा जा सकता है, प्लॉटर कई जगह पे देखा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस का काम होता है कि सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन उसे मिल रहा है, वो डिजिटल फॉर्मेट में मिल रहा है, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी इसकी ज़िम्मेदारी होती है। एंड दीज़ आर द सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द आउटपुट डिवाइसेज़। मॉनिटर। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर। इट डिस्प्ले द स्क्रीन इंफॉर्मेशन इन अ सिमिलर वे टू दैट शोन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। द पिक्चर ऑन मॉनिटर इज मेड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द टीनी कलर डॉट्स, दैट इज कॉल्ड पिक्सेल्स। जैसा कि आप देखते होंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा होता है। एक्चुअली दिस डॉट इज व्हाट? दिस इज द पिक्सेल्स। तो पिक्सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। पिक्सेल्स के ग्लोइंग से, पिक्सल के कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को सेट करके हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारा काम मॉनिटर्स के अंदर इन ऑटोमेटिकली हो रहा होता है कि बिकॉज़ इट इज़ डिज़ाइन एट द सेम वे। और मॉनिटर से जो आउटपुट आप लेते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर यूज़फुल होता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए। जो टेक्सचुअल आउटपुट कंप्यूटर से जो भी आउटपुट जनरेट हो उसको समझने के लिए हम ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर को यूज़ करते हैं। अगर उसके बाद हम देखें जो नेक्स्ट इन आउटपुट डिवाइस है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? दैट इज़ आल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट द आउटपुट इन अ फिजिकल फॉर्म। फिजिकल का मतलब यहाँ पे हार्ड कॉपी से है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हेनेवर यू गिव द टेक द आउटपुट थ्रू द मॉनिटर, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जब आप प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं तो उसी आउटपुट को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्रिंटर जो हैं, वो हमारा इंकजेट है, लेजरजेट है एंड डॉटमैटिक्स है। डॉटमैटिक्स तो अब आउटडेटेड हो गया है, बट अभी भी आप जो डिवाइस स्वाइप मशीन होता है, वहाँ जो आउटपुट आपको देखने को मिलता है, ठीक है? वो सारे बिलिंग मशीन के अंदर जो आउटपुट निकल के आता है, दीज़ ऑल आर द डॉटमैटिक्स आउटपुट। अगर आप वहाँ ध्यान से देखना तो दिख लगेगा कि एवरी कैरेक्टर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट। बट थो उससे स्मूथ प्रिंटिंग चाहिए तो उसके लिए हम लेज़र और इंकजेट प्रिंटर को यूज़ करते हैं। इसके एडवांसमेंट आ गया, अब 3D प्रिंटर्स का ज़माना आ चुका है, जहाँ पे मॉडल बनाने के लिए, किसी बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए, किसी रेप्लिका को डिज़ाइन करने के लिए हम 3D प्रिंटर को यूज़ करते हैं। दिस इज़ द अनदर न्यू टाइप ऑफ द प्रिंटर व्हिच इज़ यूज्ड टू बिल्ड द फिजिकल रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D. These printers are being used in manufacturing industry to create the prototype of the products. Is also explored in the medical field, particularly for developing body organs. These are the some examples of the 3D printer, जिसको कि आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे एक मॉडल को तैयार किया जा रहा है, किस तरह से मॉडल को तैयार किया जा रहा है। ये प्रिंटर का हेड होता है, 3D प्रिंटर का हेड होता है, ये इसके लिए इंक का काम कर रहा होता है। यहाँ से इंक निकल के इसमें जा रहा होता है, फिर वे गर्म होके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर धीरे-धीरे बॉडी को बनाया जाता है, इस तरह से फॉर्मेशंस किया जाता है। एक छोटा-सा मॉडल बनाने में भी 3D प्रिंटर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज़ इट्स सपोज्ड टू बी डिज़ाइन इन अ 3D फॉर्मेट।
इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो सारी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर रहा होता है। माइक्रो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। जितने भी प्रोसेसिंग टास्क होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डेटा कहाँ से लेता है? रैम से लेता है, मेमोरी से वो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम और डेटा को रिसीव करता है, फिर उसे प्रोसेस करके वापस मेमोरी को ही ट्रांसफर करता है और फिर मेमोरी से वो आउटपुट डिवाइस की तरफ प्रोसेस कर जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को हम प्रोसेसर और सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्राम एंड डेटा मेन मेमोरी से लेना है और उसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। एज़ पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट को वापस मेमोरी में ट्रांसफर करना होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू की अगर हम बात करें, तो सीपीयू के अंदर में टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। एएलयू क्या है? दैट इज़ द रिस्पांसिबल फॉर द डूइंग द कैलकुलेशन। This the most all calculations related to the arithmeticals and logicals. This calculations has been done with the help of this ALU. ALU stands for the arithmetic and logic unit, which perform all the operations as per the instructions. इसका काम होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है कंपैरिजन सच एज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू को चेक करना। रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशंस जो होते हैं वो रजिस्टर्स के थ्रू स्टोर होते हैं या कंप्यूटर की मेमोरी में जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि रजिस्टर होता क्या है। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर्स के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस की बात हो या आउटपुट डिवाइस की बात हो, मेमोरी की बात हो, स्टोरेज की बात हो या कि इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन लेना है, इंस्ट्रक्शन देना है, इंफॉर्मेशंस को रीड करना है, राइट करना है। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस पास हो रहे होते हैं वो कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू ही पास होते होते हैं। The control unit of the CPU directs the entire computer system to carry out and execute stored program instructions. Control unit is the sequential instruction execution, sequential execution को control करता है, interprets को control करता है, guides करता है डेटा के फ्लो को कंप्यूटर्स की मेमोरी में, एएलयू में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। कंट्रोल यूनिट को आप पुलिस ऑफिसर, डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं, सुपरवाइजर समझ सकते हैं, मैनेजर समझ सकते हैं, जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होता है? एक्चुअली हर एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है और उस मेमोरी को हम रजिस्टर कहते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ साइज के होते हैं, कम होते हैं यहाँ पे, बट इट इज वेरी यूजफुल। सीपीयू क्या करते हैं? अपने सारे उस इंस्ट्रक्शन जिस इंस्ट्रक्शंस को अभी एग्जीक्यूट कराना है, जिस इंस्ट्रक्शंस को अभी रन होना है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? रजिस्टर में जाके ही स्टोर होता है। साथ ही साथ वो डेटा भी रजिस्टर में जाके स्टोर होता है, रैम से उठ के रजिस्टर में आएगा और वहां से वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर कुछ भी प्रोसेस करना होता है तो पहले में रैम से लेके अपने रजिस्टर में लेके आता है, फिर वहां से प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में, क्योंकि अभी हमने रजिस्टर के बारे में जाना जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है और ये स्मॉल अमाउंट में होता है। बट कंप्यूटर के पास और भी मेमोरी होते हैं। रजिस्टर के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूँ कि दिस इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द इन माय मेमोरी हायरार्की। मेमोरी के हायरार्की में सबसे ऊपर पोज़ीशन पे होता है, सबसे टॉप पोज़ीशन में होता है और फास्टेस्ट होने का रीज़न यही है क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ होता है। और जब कोई आपके नज़दीक होगा तो उसकी एक्सेसिंग आपके लिए ज़्यादा फास्ट होगी, तो स्वाभाविक है प्रोसेसिंग स्पीड आपको ज़्यादा मिल जाएगी वहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि मेमोरी की बात करते हैं, तो रजिस्टर्स का अमाउंट कम होता है, तो उसको गैप को कम करने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू स्टोर इन रजिस्टर्स, उसके लिए कंप्यूटर्स के अंदर में 2 तरह के मेमोरी पाए जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका रैम और रोम के नाम से जाना जाता है। बाकी ये जितने मेमोरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज़ ऑल आर द सेकेंडरी स्टोरेज। दीज़ ऑल आर द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? जो कि स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, रिजल्ट को परमानेंटली करता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? प्रोसेसिंग के टाइम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये टेम्परेरी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। आइए कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें, यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर या डिस्टेंस को कवर करने के लिए किलोमीटर या वेट को कवर करने के लिए किलोग्राम, सेंटीग्राम ये ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर्स की मेमोरी को भी कम मेज़र करने के लिए हमें यूनिट्स ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली देखा जाए तो एवरी इंफॉर्मेशन इज कंप्यूटर इज गोइंग टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द 0 एंड 1, दैट इज द बाइनरी डिजिट। तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है, बट मेजरमेंट हम बिट के फॉर्म में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिट मेमोरी का एलोकेशन हमारे पास नहीं हो पाता है। तो हमें जब भी मेमोरी मिलता है तो बाइट्स के फॉर्म में मिलता है। और बाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स के कलेक्शंस को बाइट कहते हैं और 4 बिट्स के कलेक्शंस को निबल कहते हैं। इसका मतलब 2 निबल को अगर कलेक्ट कर दिया जाए तो 1 बाइट का फॉर्मेशन
हो जाएगा। आइए देखते हैं ज़रा-सा डिफरेंट यूनिट्स को। 1 किलोबाइट, केबी का शॉर्ट फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, सीबी ज़ेटाबाइट एंड वाईबी योटाबाइट। 1 किलोबाइट के अंदर में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट के अंदर में 1024 किलोबाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट्स के अंदर में 1024 मेगाबाइट्स एंड 1 टेराबाइट्स के अंदर में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं, 1 पेटाबाइट के अंदर में 1024 टेराबाइट्स होते हैं, 1 एक्साबाइट के अंदर में 1024 पेटाबाइट होते हैं, 1 जेटाबाइट के अंदर में 1024 एक्साबाइट होंगे और 1 योटाबाइट के अंदर में 1024 टेराबाइट होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा टू दी पावर, ये 1024 जो है एक्चुअली टू दी पावर 10 होता है। तो 2 के पावर्स में ही सारे इन्फॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट इन एक्चुअल जब देखोगे तो कई बार इसे थाउज़ेंड्स के फॉर्म में ही देखा जाता है, प्रैक्टिकली हम इसको थाउज़ेंड के फॉर्म में ही देखते हैं। अगर आप 4 जीबी का पेन ड्राइव खरीदेंगे, तो 4 जीबी इज़ नॉट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1024 मेगाबाइट, वो उससे आपको कम दिखाई देगा। तो रीज़न इसका कुछ ऐसा ही है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर के पास 2 तरह के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी कंप्यूटर्स का होता है, क्योंकि जितने भी प्रोसेसिंग हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे, ये विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी मेमोरी होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स कहा जाता है। जो भी प्रोग्राम या डेटा हम लोड करते हैं, लोड होता है कंप्यूटर्स में, वो सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ द दैट प्रोग्राम एंड दैट डेटा। सीपीयू किसी भी इंफॉर्मेशंस को अगर फेच करना होता है, तो वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी को रेफर करता है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस कर लिए। 2 तरह के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, एक रैम और एक रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अगर हम रैम की बात करते हैं, तो रैम आपके लिए मेन मेमोरी के तौर पे देखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रोम हमारे काम का नहीं है, बट सिस्टम के लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। मैं बताऊँगा कि सिस्टम के लिए वो कैसे यूज़फुल होता है और किस तरह के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। पहले रैम के बारे में जानते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कुछ इस तरीके से चिप्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसको आप कंप्यूटर्स की मेमोरी मदरबोर्ड्स पे आप लगा रहे होते हैं, इस तरह से लगाते हैं, ये इसका स्लॉट है, आपको उसके अंदर में इंसर्ट करना होता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक पावर सप्लाई हो रहा है, तभी तक इन्फॉर्मेशंस रैम में स्टोर्ड होगा। आपने कुछ भी इनपुट किया, कुछ भी टाइप किया, वो सीधा रैम में जाता है। अगर पावर कट हो जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएगा। यानी कि उसको दोबारा आपको चाहिए, तो यू हैव टू सेव इट परमानेंटली ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। अगर आप सेव करना भूल गए, तो वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगेन यू हैव टू टाइप इट अगेन। It is used to store the data temporarily while the computer is working. Whenever it is started, all the software application which is required to for the computer is going to be launched, is going to be loaded in a RAM for the processing. It is referred as the main memory and it is faster than secondary memory or storage device. इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोम के बारे में। रोम चिप्स जो होते हैं, वो इनबिल्ट मदरबोर्ड के अंदर में लगे हुए होते हैं। हम रैम तो एक्सटेंड करते हैं, बट जनरली हम रोम को एक्सटेंड नहीं करते हैं। रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि डेटा कभी लॉस नहीं होगा, चाहे पावर कट हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल बट फास्टर एंड परमानेंट स्टोरेज। ये भी एक परमानेंट स्टोरेज होता है और ये किस तरह के कंटेंट्स को रखता है? ये उस तरह के कंटेंट्स को रखता है जिसे हम स्टार्टअप प्रोग्राम से नाम से या बूट लोडर के नाम से जानते हैं एंड इट इज़ यूज्ड टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। व्हेनेवर जब कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट होती है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल लोड हो रही होती है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस रोम के अंदर ही होते हैं। रोम को पता होता है कि मेमोरी के किस पार्ट को रीड करना है, हार्ड डिस्क के किस पोजीशन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इन्फॉर्मेशंस को लोड करना है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या यूज़ होता है? मैंने अभी मेमोरी में आपको रजिस्टर बता दिए, मैंने मेमोरी में आपको रैम भी बता दिए, रोम भी बता दिए। मैंने रैम का यूज़ भी बताया, रोम का यूज़ भी बताया। ये कैश मेमोरी का क्या यूज़ है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कैश? कैश मेमोरी जो है, दिस इज़ द अनदर कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी। इट इज़ द फास्टर देन द सेकेंडरी स्टोरेज बट इट इज़ नॉट फास्टर द रैम के बारे में बता रहा है कि रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है, बट इट इज़ नॉट फास्टर देन कंप्यूटर प्रोसेसर। तो ऐसा होता है कई बार ड्यू टू रैम आपका सीपीयू स्लो डाउन हो जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है। अब इस स्पीड को बढ़ाने के लिए, टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू, सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें कुछ हाई स्पीड मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में प्लेस प्लेस करते हैं और उसी को कैश मेमोरी कहा जाता है। आइए समझते हैं, ये कैश मेमोरी देखिए कुछ इस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में लगे होते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगे होते हैं और कई वैराइटीज़, पहले तो L1 और पहले तो सिर्फ L1 कैश होते थे, फिर L1, L2 और अब आजकल L3 कैश भी लगने लगे हैं।
कैश भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब कभी भी आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो। कैश मेमोरी क्या करेगा? ऐसे डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जिसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस होना है। वो क्या करेगा? उन इन्फॉर्मेशंस को प्राइमरी मेमोरी से फेच करके अपने पास रख लेगा या वो डेटा जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, उसे रैम से लेके अपने पास स्टोर करेगा। सीपीयू क्या करता है कि पहले इन्फॉर्मेशंस को कैश मेमोरी में चेक करता है। अगर कैश में नहीं मिलता है, तो वो रैम को कनेक्ट करता है। लेकिन अगर उसको कैश में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो इन दैट केस इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेस द रैम। वो रैम के पास नहीं जाएगा। तो कैश का काम है रैम से लेके अपने पास एडवांस रखना और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो रैम की स्पीड और सीपीयू के स्पीड में गैप आपको देखने को मिल रही थी, उस गैप को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ द कैश मेमोरी और इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज तो देयर आर लॉट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर देयर। सेकेंडरी स्टोरेज की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इन्फॉर्मेशंस हमें परमानेंट स्टोर करने हैं। अगर हम किसी इन्फॉर्मेशंस को परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए so we supposed to be use the secondary memory. Secondary memory क्या होता है? It is a non-volatile memory. It has the larger storage capacity as compared to the primary memory. It is slow. It is slower as well as cheaper than main memory, but it cannot access directly by the CPU. कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशंस को सेकेंडरी स्टोरेज से एक्सेस नहीं करेगा। वो जब भी एक्सेस करेगा, वो या तो रैम या कैश मेमोरी से एक्सेस करेगा। रैम की जिम्मेदारी है कि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को लेके आना। जब कभी भी कोई प्रोग्राम लोड होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में जो परमानेंट स्टोर्ड होते हैं, वो रैम में उठ के आते हैं और रैम वहां से उसे फिर सीपीयू को अवेलेबल कराता है। एग्जाम्पल देखा जाए सेकेंडरी स्टोरेज का, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आजकल नया ड्राइव आ गया है, वो हार्ड डिस्क का मॉडिफाइड फॉर्म है। हार्ड डिस्क में एक्चुअली क्या होता है, वहां पे डिस्क होते हैं जो रोटेट करते हैं, तो रोटेशन के कारण वहां उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अब आजकल रैम का मॉडिफाइड या पेन ड्राइव का मॉडिफाइड वर्जन हो गया है हार्ड डिस्क के फॉर्म में, जिसे हम एसएसडी के नाम से जानते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट इज फास्टर देन एसडीडी और डेटा ट्रांसफर स्पीड यहाँ फास्ट हो जाती है। तो अगर आपके सिस्टम में एसडीडी लगा हुआ है और आप वहां पे एसडीडी लगा देंगे, तो आपके सिस्टम की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर्स हैज बिकम इजियर एंड सिंपलर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल। ये कुछ पेन ड्राइव, कुछ फ्लैश मेमोरी भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसका क्या काम होता है? ये डेटा कॉपी करने के काम में होते हैं, छोटे मोटे डिवाइस में लगाए जाते हैं, आपके मोबाइल में भी लगते हैं ये मेमोरी। तो इससे डेटा ट्रांसफर ईज़ी हो जाता है। आइए, नेक्स्ट समझते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए, अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लें कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर नोन एज़ द हार्डवेयर, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वहीं पे जो लॉजिकल कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये हार्डवेयर ना किसी काम के नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द हार्डवेयर जब तक उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि लेबर तो है, मज़दूर है, लेकिन मज़दूर को अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, तो मज़दूर कोई काम नहीं करेगा। वो देशचोरी स्टार्ट कर देगा, वो कामचोरी स्टार्ट कर देगा। उसे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, उसे बताने होते हैं और इसीलिए सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बॉस की रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉयी से काम लिया जाए। ठीक उसी तरीके से आपके हार्डवेयर से काम लेने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे? ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं और कंप्यूटर किसी न किसी काम को कंप्लीट करता है। तो कम हार्डवेयर आपका काम करे, इसके लिए सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि वी आर नॉट एबल टू टच एंड व्यू द हार्डवेयर। वी आर नॉट एबल टू टच एंड व्यू द हार्डवेयर। हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही फिजिकली नहीं देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर को फ़ील कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। आइए समझते हैं इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने बताया था, जो एग्जीक्यूशंस के टाइम में डिजायर्ड आउटकम निकाल के देने का काम करता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर किसी इज रिटन फॉर द सम कंप्यूटेशनल पर्पस। किसी भी तरह का कैलकुलेशन का काम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। कई तरह के सॉफ्टवेयर है हमारे पास: ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, वीडियो प्लेयर्स, फोटो एडिटर्स। तो कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो विंडोज 7, उबुंटू। वर्ड प्रोसेसिंग टूल के बात करें तो लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वीडियो प्लेयर्स, वीएलसी प्लेयर्स, फोटो एडिटर्स, जिम्प, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका हार्डवेयर कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता है।
तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक तरीके का इंटरफ़ेस है आपके और हार्डवेयर के बीच में। द मेन पर्पज़ इज़ सॉफ्टवेयर टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़फुल एंड ऑपरेशनल। सॉफ्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जाइए। Yes. The software knows the software knows how to make different hardware components of the computer work and communicate with each other as well as with the end user. बच्चे थे, बीच में आ रहे थे, उन्हें भी कुछ परमिशन चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? अगर हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करें तो जनरली हमारे पास सॉफ्टवेयर 3 तरह के हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एंड अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारा आ जाता है। चलिए जरा समझते हैं इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम वर्ड है किसके लिए? सॉफ्टवेयर तो आपको पता है, दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करे, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट कमांड दे, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, विच इज एबल टू गिव द इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली टू द हार्डवेयर। A system software know how to operate and use the different hardware components of the computer. It provides services directly to the end user or to the some other software. System software में जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने पीछे बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड सिस्टम यूटिलिटीज, इन सबको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। आप सभी ने स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप सभी यूज करते हैं। आप सभी ने देखा होगा स्मार्टफोन को अगर आप रीस्टार्ट करो तो उसका एक बूटिंग प्रोसेस होता है। दैट इज द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू लोड। आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो विंडोज लोड हो रहा होता है। जब तक विंडोज लोड नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये विंडोज क्या है? ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द सिस्टम्स वर्केबल फॉर्म। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम you are not able to work. So that's why it is known as the it acts as an interface between user and the hardware resources. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अदर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, अदर जितने भी ऐप्स होते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम या उन सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टोश, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सारे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम यूज़ करते भी हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग-अलग कैटेगरी से कैटेगराइज़ किया सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले होते थे जहां पे एक बार में एक ही यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। मल्टी यूजर जहां पे मेनी यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू द लैन, थ्रू द नेटवर्किंग। द टाइम शेयरिंग, द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच गोइंग टू द शेयर द टाइम, उसके माइक्रो प्रोसेसर्स का टाइम शेयर होता है अलग अलग प्रोसेस के साथ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम है, मतलब एट द टाइम आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे आप एटीएम मशीन से आप जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा होता है। आपके पैसे निकालते ही आपके मोबाइल पे मैसेजेस आती है, आपके अकाउंट अपडेट हो जाते हैं, दिस इज द रियल टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग, ऐसा सिस्टम जो मोर देन वन प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, रन करने की फैसिलिटी देती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बताता है कि भाई कुछ कंपोनेंट यहाँ होंगे, कुछ वहाँ होंगे, अलग अलग सिस्टम्स को कंबाइन करके वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है। इतने डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में जा भी नहीं रहा हूँ। सिस्टम यूटिलिटीज, ये सिस्टम यूटिलिटीज होते क्या है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम्स को मैनेज करने के काम में आते हैं, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम्स के काम में आते हैं। तो कई बार आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है और ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो उसको मैनेज कर सके। अब क्योंकि प्रॉब्लम आपके हार्डवेयर में आती है, आपके हार्डवेयर की प्रॉब्लम को क्लीन करना है, आपके हार्डवेयर की प्रॉब्लम को रिपेयर करना है, तो मतलब आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जो हार्डवेयर को इंटरेक्ट करे। तो इसीलिए यूटिलिटीज इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि कुछ यूटिलिटीज ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको मिल जाएँगे, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं मिलेंगे। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, फॉर्मेटिंग, सिस्टम रीस्टोर, ये ओएस के साथ मिल जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस आपको परचेज़ करना होता है, अलग से इंस्टॉल करना होता है। डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशन, तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप परचेज़ करते हैं या डाउनलोड करके आप यूज़ करते हैं। डिवाइस ड्राइवर,
सिस्टम्स यूटिलिटीज़ क्या है, मेंटेनेंस के काम में आता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, हमने कोई डिवाइस यूज़ किया, मान लीजिए मैं ये राइटिंग टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ। इस राइटिंग टैबलेट को, डिजिटल पैड को यूज़ करने के लिए मुझे एक अलग से सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करना पड़ा, जो सॉफ्टवेयर इस ऑप राइटिंग टैबलेट्स के बारे में इंस्ट्रक्शन देगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करेगा इस डिवाइस को यूज़ करने में। अगर इसका सॉफ्टवेयर मैं इसमें नहीं डालूँगा, तो ये प्रॉपर यूज़ नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट डिवाइस के ड्राइवर को ऑलरेडी अपने साथ रखते हैं। बट कई बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि डिवाइस बाद में आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बना था। तो ऐसे केसेस में आपको उस डिवाइस का, चाहे वो प्रिंटर हो, डिजिटल टैबलेट हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, कुछ भी डिवाइस हो सकता है, स्कैनर हो, बारकोड रीडर हो, तो आपको उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर में वो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे उस हार्डवेयर को कंट्रोल किया सकता है, कैसे उसको मैनेज किया सकता है, कैसे उससे काम लिया जा सकता है। जैसे प्रिंटर का ड्राइवर, स्कैनर का ड्राइवर, ऑडियो का ड्राइवर, ये कुछ एग्जांपल हैं जो एज़ अ डिवाइस ड्राइवर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो। तो ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप प्रोग्राम लिख सकते हो, उसे हम प्रोग्रामिंग टूल्स कहते हैं। ठीक है? अब उस टूल्स में आपका एडिटर भी आता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज, कई तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं जिसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हमारा मेन पर्पस होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। कंप्यूटर जो कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, बट हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे ट्रांसलेटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है जो इन लैंग्वेज को, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग-अलग तरह के होते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात करेंगे। पहले हम जान तो लें कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज अलग-अलग तरह के होते हैं। नॉर्मली समझा जाए तो जो लैंग्वेज कंप्यूटर के डायरेक्ट समझ में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि 0-1 बाइनरी लैंग्वेज। बट कुछ ऐसे भी लैंग्वेज थे जो कंप्यूटर के समझ में नहीं आएगा, जो उसकी सहूलियत के लिए बनाया गया था। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3, इसको ध्यान कीजिएगा, टाइपो मिस्टेक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और तीसरा लैंग्वेज जो है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर में हम कुछ निमोनिक्स यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं एंड इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। मतलब ये मशीन के हिसाब से इसके इंस्ट्रक्शंस तैयार होते हैं। अलग-अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग-अलग मशीन लैंग्वेज बनेगा। Machine language uses 1 and 0 to write the instructions that is directly understood by and executed by the computer. Assembly language को भी हम लो लेवल कहते हैं कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मशीन के हिसाब से ही होते हैं। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखना, कोड को लिखना और उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, उसके एरर्स को दूर करना, ये काफी डिफिकल्ट होता था। तो लोगों ने एक नया लैंग्वेज डिजाइन किया, दैट इज द असेंबली लैंग्वेज। इट इज द जस्ट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि हियर द यू आर सपोज्ड टू राइट द कमांड इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। तो कुछ सिंबल्स डिफाइन कर दिए गए, इंस्टीड ऑफ राइटिंग द एवरीथिंग इन द 0 and 1, आपने कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड यूज करना है, कुछ कोड यूज करना है, जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक थे कि यहाँ भी लिमिटेड नंबर ऑफ निमोनिक्स होते थे और ये सिस्टम डिपेंडेंट होते थे। तो इसलिए आपने अगर एक सीपीयू के लिए कमांड लिखा तो दूसरे सीपीयू पे नहीं रन करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ भी राइज हो गई। तो यहाँ भी लोगों को दिक्कत आई। तब लोगों ने एक नया लैंग्वेज डिजाइन किया और उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज एंड ईजिएस्ट लैंग्वेज, एंड दिस डेज वी ऑल आर यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज। अभी जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आप पाइथन लैंग्वेज की बात करेंगे, तो पाइथन इज ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, जहाँ पे इंफॉर्मेशन इंग्लिश के फॉर्म में देते हैं। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है, सिंपलर टू राइट होता है, हमारे लिए आसान है, हम इजिली सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर सकते हैं, बट कंप्यूटर के लिए आसान। हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में जहां आपने कुछ निमोनिक्स का यूज किया, जहां आपने इंग्लिश वर्ड को यूज किया, वो कंप्यूटर को समझाना है। कंप्यूटर जो कि 0 and 1 समझ रहा है, तो कैसे होगा? इसके लिए क्या किया जाता है, हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। आइए उससे पहले जान ले सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। वो प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज रिटन बाय यू आइदर इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। जो आप रीड करते हो और आप राइट करते हो, जिसको आप समझ पाते हो। लेकिन जब उसे मशीन से समझाना हो, मशीन को बताना हो कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो उस इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय अ ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। आई अब जानते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने तरह के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर का काम है
ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना। 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज ओनली यूज्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। Compiler and interpreter both are used to translate high level language into the machine language। दोनों ही high level language को machine language में translate करते हैं। But कंपाइलर विल गो टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी कोड इन अ वन गो। प्रोग्राम में 10 लाइन होंगे, सभी को एक साथ ट्रांसलेट करेगा और वो उसका एक्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करके दे देगा। एक बार ट्रांसलेट कर लिया तो हमें दोबारा कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किए। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो इंटरप्रेटर हमें हमेशा जरूरत होती है, जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे हमें इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया, लैंग्वेज प्रोसेसर हमने समझ लिया, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं पावर पॉइंट स्लाइड को यूज कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने ये पूरा पीपीटी डिजाइन किया है आपके लिए। और ये स्लाइड्स जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है वो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक जनरल ऑफिस का सॉफ्टवेयर बना के दे दिया जो हर कोई यूज़ कर सकता है, किसी भी यूज़र के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस कहते हैं। बट कुछ कंपनी, कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ ऐसे भी हैं, जो अलग-अलग कंपनीज़ के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है, कोडिंग करती है, डेवलपर हैं, कोड करते हैं, उनके लिए स्पेशली बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कस्टमाइज़्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। General purpose, a software developed for the generic applications cater to bigger audience, no special requirement, this is called general purpose। रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एंड यूजर्स के द्वारा, एंड यूजर्स का मतलब हम और आप होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन, लिब्रे ऑफिस कैल्क, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, ये एडोब फोटोशॉप, जिम, मोजिला वेब ब्राउजर, आईट्यून्स, ये कुछ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर पे, वो हमारा जनरल पर्पस ही होता है। उस सॉफ्टवेयर को आप भी इंस्टॉल कर लेते हो, मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। बट कुछ कस्टमाइज़ भी होता है। अगर मेरा कोई बिज़नेस होता और मैंने उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो दैट इज़ द कस्टमाइज़, दैट इज़ द टेलर मेड, दैट इज़ द कस्टम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास रिक्वायरमेंट को मीट करता हुआ किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, उसे हम कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर जैसे वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उसे हम क्या कहेंगे, कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए, हम पहुँच चुके हैं आखिरी पड़ाव पे और अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने अभी पीछे भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरफेस के तौर पे काम करता है, व्हिच वर्क्स एज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर इज़ नॉट गोइंग टू स्टार्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सोर्स मैनेजर के तौर पे देखते हैं, जिसका काम है मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सारे हार्डवेयर को मैनेज करना, including CPU, RAM, disk, network, and their input. It's control various application software also, as well as device driver also. It's manage the security and handle and access by the different users. जैसे विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैसिंटोस, ये कुछ हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना। बिल्डिंग एंड रनिंग ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम को जब रन करना होगा, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर को यूज करना चाहता है, बट एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नॉट एबल टू एक्सेस द हार्डवेयर डायरेक्ट, तो उसे क्या चाहिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद लेगा। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद लेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे प्लेटफॉर्म देके उसे एग्जीक्यूट कराता है। मेमोरी का एलोकेशन, सीपीयू का एलोकेशन, ये सारा काम, इनपुट डिवाइस का एलोकेशन, ये सब कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। जब मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं, तो उसे भी मैनेज करना होता है। आपने पावर पॉइंट भी खोल लिया, आपने स्क्रीन रिकॉर्डर भी खोल लिया, आपने ऑडियो भी खोल दिया, तो कई तरह के सॉफ्टवेयर आपने स्टार्ट कर दिए, तो उन सबको मैनेज करने का भी काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इंटरफेस, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना, डेस्कटॉप देना, ताकि हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर सके, हम आइकन पे डबल क्लिक कर सके, हम अपना कोडिंग कर सके, हमें कुछ भी करना, हमें एक इंटरफेस चाहिए। तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है, दिस इज द सेकंड रिस्पांसिबिलिटी एंड इट इज आल्सो गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने भी आपको पीछे बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, ये अलग-अलग कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम इंटरफ़ेस के तौर पे भी डिसाइड कर सकते हैं। अब इंटरफ़ेस मतलब इंटरैक्शन होने का भी माध्यम अलग-अलग हो सकता है। कई बार होता है जब आप इंटरैक्ट करते हो तो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू टाइप, दिस इज़ द कमांड लाइन इंटरफ़ेस। कई बार होता है कि आपको आइकन दिख रहे हैं, आप उस पे क्लिक कर देते हो। आप स्टार्ट बटन क्लिक कर देते हो। एवरीथिंग इन द फॉर्म द विंडो, आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो।
तो दैट इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कई बार होता है आप टच करते हो, उसी चीज़ को टच करके आप कमांड देते हो। विंडो ऐसा ही दिख रहा है, बट यू आर गोइंग टू टच, तो दैट इज़ द टच बेस्ड इंटरफेस। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप कमांड बोल के भी दे सकते हो। गूगल से, हेलो गूगल, ओके गूगल, है ना? आप ऐसा कह के भी कमांड दे रहे हो, तो दैट इज़ द वॉइस बेस्ड इंटरफेस। टेस्टेड बेस्ड, कई बार आप गेम खेलते हो, मोबाइल को ऐसे रोटेट करो, आपको ज़रूरत नहीं है बटन को दबाने का लेफ्ट एंड राइट करने के लिए। यू जस्ट चेंज द रोटेशन, रोटेट द डिवाइस, और डिवाइस को रोटेट करते ही वो कार भी घूम जाएगी, लेफ्ट राइट हो जाएगी। तो ये क्या है? जेस्चर बॉक्स, यानी कि एनिमेशन, मोशन, शेकिंग इसको ये डिटेक्ट कर रहा होता है। आइए इसके बाद जानते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जैसा कि आपने बताया कि अभी रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। आप सभी को पता है। इसका काम है डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करना, चाहे वो मेन मेमोरी हो, चाहे सीपीयू हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो। इन सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, सिस्टम्स के परफॉर्मेंस को डिट्रॉइट नहीं करना, मतलब उसको डाउन नहीं जाने देना। ये इसके मेन फंक्शनलिटीज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर देखा जाए इन्हीं सबको, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल 4 फंक्शंस दिए गए हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। आइए समझते हैं ये प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है। जब कभी भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर्ड होता है। उस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करा दोगे, जब आप रन करा दोगे अलग काम से, तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम इज़ इंटेंडेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क एंड टास्क इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम अगर सॉफ्ट हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है तो प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम रन हो रहा है ना, तो वो प्रोसेस में बन। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। प्रोसेसेस का मैनेजमेंट मतलब उसको भाई मेमोरी प्रोवाइड करना, उसको रिसोर्स देना, उसके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, कीबोर्ड का कभी वो यूज कर रहा है, कभी कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि इन सारे प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे और मल्टीपल टास्क कंप्लीट हो सके मिनिमम टाइम में। ऐसा नहीं कि हमने एक काम स्टार्ट किया तो दूसरा बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पीपीटी पे काम करो तो गाना बंद नहीं हो जाएगा। आपने ब्राउज़र के अंदर में सर्फिंग किया तो डाउनलोडिंग बंद नहीं होगा। मल्टीपल प्रोसेस एक साथ चल रहा होता है। तो सीपीयू इज़ द मेन रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। इसका एलोकेशन जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू ही होता है कि कब सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा, कौन-सा प्रोसेस सीपीयू को यूज़ करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करना, सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना, ये सारा काम आपके कंप्यूटर सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हम सभी को पता है कि देयर आर लिमिटेड स्पेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी। रैम एक 32 जीबी का हो सकता है, 8 जीबी का हो सकता है, 4 जीबी का हो सकता है। अब इस 4 जीबी के रैम में बहुत सारे प्रोग्राम को रन होना है, तो किसको कहाँ स्पेस मिलेगा, कहाँ मेमोरी एलोकेशन होगा, कहाँ मेमोरी का फ्री किया जाएगा रनिंग प्रोसेस से, तो ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी। So maximum memory is occupied or utilized by the large number of the process while keeping track of each and every locations within the memory as a free or occupied। साथ में ये भी ख्याल रखना है कहाँ खाली हो रहा है, कहाँ बंद हो रहा है, कहाँ किसको जगह दे दिया, किसको नहीं दिया। ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइल मैनेजमेंट। अब आप फाइल डेटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड एज अ फाइल इन द सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन को लेकर रैम में लाना, रैम से वापस सेकेंडरी स्टोरेज पे देना, है ना? फाइल्स का क्रिएट होना, फाइल्स का अपडेट होना, डिलीट होना, उसकी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना, ये सारा काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोटेक्शंस तो क्रूशियल फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड। अब मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहा है, मैंने भी इस फाइल को एक्सेस कर लिया, आपने भी उसी फाइल को एक्सेस कर लिया, सेम फाइल हम दोनों ने एक्सेस कर लिया, तो भाई कोई चेंज करेगा तो इसको भी तो पता चलना चाहिए ये, या फिर हम इसको एक्सेस ना होने दें। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज सेकेंडरी मेमोरी, व्हाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल्स द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ध्यान रखिएगा, फाइल और मेमोरी में ये डिफरेंस है कि फाइल सेकेंडरी पे काम करता है और मेमोरी प्राइमरी मेमोरी पे काम करता है। डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस का मतलब हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, माइक। इन डिवाइस का मैनेजमेंट होना कि कब कौन-सा सिस्टम्स, कौन-सा प्रोसेस जो है इस डिवाइस को यूज़ करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द डिवाइस ड्राइवर, उससे काम लेना है, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू वो काम लेगा, है ना? तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट आल्सो प्रोवाइड द ऑप्शंस फॉर कॉन्फ़िगरिंग द पर्टिकुलर डिवाइस that may be used by the end users and some other device. Devices also need security measures. सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना होगा। डिफरेंट डिवाइसेस मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द ऑथराइज्ड यूजर। ऐसा नहीं कि कोई भी आया तो यूज कर लिया। कोई सॉफ्टवेयर है, ऑथराइज्ड हार्डवेयर, कोई मतलब जो अलाउड है, जो ऑथराइज है, उसी को सिस्टम एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये रहा आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, मेमोरी, फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।